मैथमेटिक्स के आज के ऑनलाइन सेशन में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे आपका इनर प्रोडक्ट स्पेस का, जो कि आपके DSSB और अदर स्टेट के जो एग्ज़ाम हैं सभी के अंदर आता है। कहीं कहीं PGT में आता है, कहीं कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट के लिए जो एग्जामिनेशन होता है उसमें आता है। अब देखिए, यहाँ पे जो बुकिश डेफिनेशन आपको दिखाई दे रही है, ये कहाँ से डेवलप हुई, सबसे पहले हम इसके ऊपर विचार करेंगे। सीधा जो किताब के अंदर डेफिनेशन लिखी हुई है उसके ऊपर नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ से एक बोरिंग शुरू हो जाती है माइंड के अंदर कि चीज़ें किस तरीके से हो रही हैं। बस उनको सिर्फ याद करने का सिस्टम याद रह जाता है दिमाग के अंदर। ये जो प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये टॉपिक आपने पहले भी पढ़ा होगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि इस टॉपिक का जो ओरिजिन है वो कहाँ पे है। देखिए, अब हम चलते हैं अपनी 12th क्लास के ऊपर। 12th क्लास के अंदर हमने वेक्टर और 3D की स्टडी करी थी। तो वेक्टर में आपको क्या पढ़ाया गया था, सबसे पहले हम ये पढ़ाते हैं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है, अगर हमारे पास ए वेक्टर है A1I, या हम उसको ऑर्डर्ड पेयर में भी लिख लेते हैं A1 A2 A3, और यहाँ बी वेक्टर को लिखते हैं B1 B2 और B3। अब ये इन प्रोडक्ट आपने कैसे डिफाइन करी थी। अगर आपको इसकी भी ओरिजिन चाहिए कि A डॉट बी बराबर ए वेक्टर का मॉडुलस और बी वेक्टर का मॉडुलस इंटू कोस थीटा, ये फॉर्मूला कहाँ से जनरेट हुआ। तो 12th क्लास वाला जो टॉपिक हमने पढ़ाया है वेक्टर का, वहाँ पे इस चीज़ को एलोबरेट करके बताया है कि जो आपका कोसाइन फॉर्मूला है कोस थीटा वाला, वो इसके अंदर अप्लाई किया गया है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मॉडुलस इंटू बी वेक्टर का मॉडुलस। अब त्रिकोणमिति के अंदर हमने कोसाइन फॉर्मूला पढ़ा था, तो वहाँ पे ये सपोज कीजिए ओरिजिन है, ये पी पॉइंट है, ये आपका क्यू पॉइंट है। तो ये वेक्टर मान के इन लेंथ के हिसाब से, इन वेक्टर की लेंथ के हिसाब से हमने इस कोस थीटा के फॉर्मूले को डेवलप किया था, और वहीं से ही ए डॉट बी का इन्वेंशन हुआ। ये जनरेट हुई कि ए डॉट बी को जो हम लिखते हैं न्यूमेरिकली, हम क्या लिखते हैं, एक्स के कोऑर्डिनेट का प्रोडक्ट A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। ये जो डेफिनेशन आप पढ़ते हैं, इसका ओरिजिन कहाँ से आया, ये आपके प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का जो टॉपिक है त्रिकोणमिति के अंदर 12th क्लास के अंदर या 11th क्लास के अंदर, वहाँ से डेवलप हुआ है। तो इसको आप वहाँ से समझ सकते हैं। यहाँ तो हम सिर्फ इसको एक आपको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं इसका कि ए डॉट बी किस प्रकार से डिफाइन करी गई। तो ये डेफिनेशन आप किसकी हुई, आपकी ए डॉट बी की हुई। इसको हमने डॉट प्रोडक्ट इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पे या हमने इसको स्केलर प्रोडक्ट इसलिए कहा, डॉट तो हमने इसका नोटेशन बनाया था और इसको नाम दिया था हमने स्केलर प्रोडक्ट। तो बेसिकली ये जो प्रोडक्ट है ये क्यों डिफाइन करी गई थी कि जो आपके 12th क्लास में वेक्टर्स का जो सेट है, जो वेक्टर्स की दुनिया है, इसमें वेक्टर एडिशन, वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन, वो दो प्रकार से हो सकता है। एक वेक्टर का प्रोडक्ट वेक्टर से वेक्टर ही आए, और एक वेक्टर का वेक्टर से प्रोडक्ट आपका स्केलर ही आए। तो ये समझ लीजिए कि जो 12th क्लास की आपकी स्टडी थी वेक्टर की, उसी का एक्सटेंशन हमारा क्या है, इनर प्रोडक्ट स्पेस है। जबकि जब MSc BSc या MSc किताब से इस टॉपिक को पढ़ते हैं तो हमें ये बिल्कुल नया दिखाई देता है। तो वजह क्या है, वहाँ पे पीछे आप क्या पढ़ के आए हैं इस चीज़ को कनेक्ट नहीं करा जाता। तो हमारी जो यूनिवर्सिटी की बुक्स हैं उनके अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम है ये, तो उसी को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं कि जो भी हम 12th में पढ़ के आए हैं उसको आगे कनेक्ट करें, भाई किस तरीके से आगे चीज़ों को बनाया गया। अभी ए डॉट बी आया, ए क्रॉस बी भी आप जानते हैं। तो वेक्टर का प्रोडक्ट हमारे पास एक तीसरा वेक्टर आता है जो दोनों के परपेंडिकुलर होता है, और जो ए डॉट बी है आपका, वो एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन को डिफाइन करता है। ठीक है जी, उसकी भी हम आवश्यकता पड़ेगी यहाँ पे, इसलिए हम बता रहे हैं आपको। अब इस प्रोडक्ट के बारे में, जो आपका डॉट प्रोडक्ट है, कुछ प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी होंगी। सबसे पहले उनको देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी ए डॉट बी बराबर क्या है, बी डॉट ए है, कि यहाँ पे सिमेट्रिक प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। सिमेट्रिक का मतलब क्या है कि आपने ऑर्डर चेंज किया तो कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा। देखिए, ये जो वेक्टर का सिस्टम चल रहा है, ये तभी चल रहा है जब हमारे सारे कोऑर्डिनेट रियल नंबर से आ रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं A1 A2 A3 B1 B2 B3,
ये सब जो कोऑर्डिनेट हैं आपके, ये किससे आ रहे हैं? ये रियल से आ रहे हैं। सब सिस्टम ये किस पे चल रहा है? रियल पे चल रहा है। अभी हम कॉम्प्लेक्स वाले पोर्शन में जाएंगे तो चीज़ें थोड़ी सी बदलेंगी। उसके बाद आपने पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ए डॉट बी प्लस सी। जब इस तरीके से इस रूल को फॉलो करते हुए, जो रूल हमने आपको ए डॉट बी का यहाँ बताया है, इस रूल को फॉलो करते हुए जो फॉर्मूला बन के आता है वो क्या होता है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ये फॉर्मूला आपका एलोबरेट होता है। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? लीनियरिटी। लीनियर प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको, लीनियरिटी बोल देते हैं। इसके बाद एक प्रॉपर्टी आप क्या देखते हैं कि अल्फा ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे बी वेक्टर से तो अल्फा स्केलर बाहर आ जाएगा और ए डॉट बी प्रोडक्ट अंदर रह जाएगा। ये सब प्रॉपर्टीज हमने वहाँ पे 12th क्लास के लेक्चर में आपको अच्छे तरीके से पढ़ा रखी है कि कहाँ से डेवलप हुई, क्या कारण रहा, ये सब चीज़ें वहाँ बताई हुई हैं। अब कनेक्ट कर रहे हैं कि इसका कनेक्शन एमएससी वाले सिलेबस में किस प्रकार से जाएगा। तो एक बात देखिए आप कि यहाँ पे आप क्या करते थे? एक वेक्टर की लेंथ भी निकालते थे। ए वेक्टर का मॉडुलस इक्वल टू अंडर रूट A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर। और इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते थे कि ए वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल टू ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। इस तरीके से भी लिखना सिखाया था। थोड़ा सा इसको और एलोबरेट करते हैं तो ये आपका अंडर रूट ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर आएगा। तो यहाँ से हमें आगे जाके जो नॉर्म ऑफ ए वेक्टर का जो कंसेप्ट है उसको डिफाइन करने में मदद मिलेगी। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब हमने आपको भी बताया था कि ये जो वर्किंग हम कर रहे हैं सब वो रियल नंबर पे कर रहे हैं। मैंने हाईलाइट किया है, उसको देख लीजिए आप कि हमने रियल नंबर के सिस्टम पे इस सारे सिस्टम को क्या किया है? डेवलप किया है। ये चीज़ आपके समझ में आ गई। अब देखिए हम क्या काम करते हैं कि इसमें एक कंडीशन देखते हैं कि अगर हमारे पास ए वेक्टर क्या है? 0 वेक्टर है, तब उसकी लेंथ भी क्या आएगी? वो आपकी 0 आएगी। उसके बाद कंडीशन क्या आती है? इसका उल्टा लेके चलते हैं कि अगर ए वेक्टर की लेंथ हमारे पास 0 है तब हमारे पास वो वेक्टर भी क्या आना चाहिए? 0 वेक्टर आना चाहिए। वो वेक्टर भी आपका 0 वेक्टर आना चाहिए। अब यहाँ जो डिफरेंसेस आएंगे उनको देखते हैं। हमने क्या किया, ध्यान से देखिए। एक वेक्टर की जो एंट्री है, एक वेक्टर हमने लिया जिसकी जो एंट्रीज हैं x a1 a2 a3 वो हमने कॉम्प्लेक्स से ले ली हैं। यहाँ पे i आपका आयटा को रिप्रेजेंट करता है अंडर रूट -1 को। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं? ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर से निकालते हैं। तो आपके पास कंडीशन क्या होती है? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। ये हमने किया। या इसकी लेंथ भी देखेंगे निकाल के हम, उससे भी कुछ जानकारी मिलेगी। तो यहाँ पे 1 इंटू 1 प्लस आयटा इंटू आयटा, आयटा स्क्वायर प्लस ये 0 हो गया और 1 प्लस आयटा स्क्वायर -1 होता है। तो यहाँ पे हमने डिफाइन किया प्रोडक्ट को, तो ये रिएक्ट हमारे पास कितना आया है? 0 आया है। अब आप देखिए कि ये जो वेक्टर हमारे पास है, ये वेक्टर हमारे पास नॉन जीरो वेक्टर है, लेकिन एक वेक्टर का उसी वेक्टर से जो प्रोडक्ट आता है वो उस वेक्टर की क्या आती है? लेंथ का स्क्वायर आता है। ये चीज़ हमने आपको बताई थी कि एक वेक्टर का सिंपल स्क्वायर करेंगे उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और उसको हम डॉट प्रोडक्ट की फॉर्मेट में ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा वेक्टर शून्य नहीं है, वेक्टर हमारा शून्य नहीं है। ध्यान से देखिए, वेक्टर हमारा शून्य नहीं है, शून्य वेक्टर नहीं है, लेकिन वहाँ पे वेक्टर की लेंथ क्या आ रही है? शून्य आ रही है, 0 आ रही है। तो यहाँ पे एक कंट्राडिक्शन यहाँ पे डेवलप हुआ।
अभी हमने आपको बताया था अगर ए वेक्टर हमारे पास क्या है, जीरो वेक्टर है, तो उसकी लेंथ हमारे पास कितनी आएगी, जीरो आएगी। इसका उल्टा भी सत्य होता है, अगर ए वेक्टर की लेंथ जीरो आ रही है तो इसका मतलब ए वेक्टर हमारे पास जीरो वेक्टर होगा। यही कंडीशन आती है आपकी 12th लेवल पे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, इसको मैंने हाईलाइट किया है, ये वेक्टर हमारे पास नॉन जीरो वेक्टर है। वेक्टर नॉन जीरो है लेकिन वेक्टर की लेंथ का स्क्वायर या वेक्टर की लेंथ कितनी आ रही है, शून्य आ रही है। तो यहाँ पे जो कंट्राडिक्शन डेवलप हुआ है उसको रिमूव करने के लिए अगर हमारी एंट्रीज, अगर वेक्टर के अंदर एंट्रीज आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर से आ रही हैं तो हमें एक नया सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। और वेक्टर मेरे पास वही है पहले वाले a1 a2 a3 b1 b2 b3। तो a वेक्टर और डॉट b वेक्टर को मैं नए तरीके से डिफाइन करता हूँ और मैं इसको a वेक्टर कॉमा b वेक्टर ऐसे लिख देता हूँ। ये भी प्रोडक्ट को डिफाइन कर रहा है, आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि a वेक्टर और डॉट के साथ यहाँ पे सर्किल बना दें। ये लिखने के तरीके हैं, अलग अलग किताब के अंदर अलग अलग तरीके से बताए गए हैं, आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैंने जो प्रोडक्ट डिफाइन करी है a1 डॉट a1 b1 बार प्लस a2 b2 बार प्लस a3 b3 बार। अब मैंने ये बनाया कि मैंने जो दूसरा वेक्टर था उसके जो एलिमेंट हैं उनके ऊपर बार लगाया है। क्यों लगाया है इसकी वजह आपको समझ में आएगी। जो वेक्टर आपने ऊपर लिया था ए वेक्टर, वो हमारे पास 1 आयटा और 0 हुआ। अब देखिए यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ से इस वेक्टर की लेंथ निकालेंगे। तो अंडर रूट क्या आएगा, यहाँ से स्क्वायर हटा देता हूँ, 1 का स्क्वायर प्लस आयटा स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। आयटा स्क्वायर कितना होता है, -1, तो ये हमारे पास 0 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो कंट्राडिक्शन हमारे पास बना था पहले, वो कंट्राडिक्शन इस डेफिनेशन से, ये जो हमने एलोबरेट की है कि a डॉट b को आप इस प्रकार से डिफाइन करेंगे, तो वो कंट्राडिक्शन यहाँ से क्या हो गया, रिमूव हो गया। और अगर हमारे पास वेक्टर क्या है, सॉरी यहाँ मैंने पहले वाली डेफिनेशन लगा दी है, नए वाली डेफिनेशन ऑपरेट करके दिखाता हूँ आपको। जो कंट्राडिक्शन हमें रिमूव करना है उसको देखिए कि यहाँ पे ए वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, 1 इंटू 1 का बार प्लस आयटा इंटू आयटा का बार प्लस 0 इंटू 0 का बार। कॉम्प्लेक्स नंबर की आपने स्टडी कर रखी है, रियल नंबर का जो बार हमारे पास होता है वो जुड़ता तो रहता है। आयटा का बार कितना आएगा, माइनस का आयटा आएगा, तो यहाँ पे माइनस के आयटा स्क्वायर आ गया और प्लस का 0 आ गया। आयटा स्क्वायर -1 होगा। सबसे पहले हमने यहाँ पे आयटा का बार कितना रखा है, माइनस का आयटा, और ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1 और 1 2 आ गई। तो अब यहाँ पे जो कंडीशन हमारी फेल हो रही थी, वो कंडीशन यहाँ पे इस डेफिनेशन से जो आपको ऊपर बताई गई है, उस डेफिनेशन से चीज़ क्लियर हो गई कि अगर ये वेक्टर मेरे पास क्या है, नॉन जीरो वेक्टर है, तो इसकी जो लेंथ आएगी, इसकी लेंथ कितनी आई, 2 आई। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस वेक्टर का स्क्वायर लिख सकते हैं, इस वेक्टर की लेंथ का स्क्वायर। तो यहाँ से इस वेक्टर की लेंथ हमारे पास कितनी आ गई, √2 आ गई, 0 नहीं आई। तो जो कंट्राडिक्शन हमारे पास डेवलप हुआ था वो अब रिमूव हो गया है। तो नई डेफिनेशन हमारे लिए, जो हमने इनर प्रोडक्ट स्पेस बनाया है वहाँ पे डेफिनेशन अलग तरीके से बनाई है। उसकी वजह ये है कि नॉर्मल डेफिनेशन केवल रियल के लिए काम कर रही थी। अगर हमारे कोऑर्डिनेट किससे आ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स से आ रहे हैं, तो कंडीशन हमारी फेल हो रही थी। तो अब आपको समझ में आया होगा कि वहाँ पे कॉम्प्लेक्स कंजुगेट की जो प्रॉपर्टी लगाई गई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें डेफिनेशन में ध्यान दीजिए, पहली प्रॉपर्टी आपको जो यहाँ बताई गई है वो कंजुगेट सिमेट्री बताई गई है। तो इस कंजुगेट का यूज यहाँ पे क्यों किया गया, इसके बारे में मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा था। तो ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई आपको कि केवल कोफिशिएंट के चेंज होने से सिस्टम के अंदर क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। अब नेक्स्ट कंडीशन देखिए, दो चीज़ें मैंने लिखी हैं, इनको ध्यान से देखेंगे कि अगर अल्फा ए की मल्टीप्लाई किससे हो रही है, आपकी बी वेक्टर से हो रही है, और ए वेक्टर की मल्टीप्लाई अल्फा बी वेक्टर से हो रही है, तो क्या चेंज हमारे पास आएंगे। किसी भी वेक्टर में अल्फा से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके कोऑर्डिनेट में आपकी अल्फा से मल्टीप्लाई हो जाएगी
और जो आपकी डेफिनेशन है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 जो स्टार्टिंग में आपने सीखी थी, तो उनमें से अल्फ़ा कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे आपका A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 आ जाएगा। और यहाँ पे आपका, और ये प्रोडक्ट आपका है अल्फ़ा A वेक्टर डॉट B वेक्टर। अब यहाँ पे हमने क्या किया, देखिए यहाँ आपका जो अल्फ़ा आएगा वो अल्फ़ा भी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से आएगा। ये जरूरी नहीं कि रियल ही हो, जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर वाले सिस्टम में एंट्री कर गए हैं, जो हमारे कोफिशिएंट कैसे हैं वो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं, तो आपका जो फील्ड होगा वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर का होगा। हम लेके चल रहे हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो डेफिनेशन हमने आपको ऊपर बताई थी उसमें क्या होगा, A1 अल्फ़ा B1 का बार आएगा। ऊपर वाली डेफिनेशन देखिए कि दूसरे नंबर का हमने यहाँ क्या किया है, मैंने थोड़ा सा अंडरलाइन किया है, बार आया है, प्लस A2 अल्फ़ा B2 का बार प्लस A3 अल्फ़ा B3 का बार। अब देखिए अल्फ़ा का बार यहाँ पे कॉमन आ जाएगा और जो अंदर आपके पास बचेगा, यहाँ पे बार लगा देता हूँ मैं क्योंकि कॉम्प्लेक्स वाली स्टडी कर रहे हैं। और यहाँ जो कंडीशन बनेगी आपकी अल्फ़ा बार बाहर आएगा और A वेक्टर डॉट B वेक्टर कहलाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि यहाँ पे जो कंडीशन आ रही है, तो ये जो कंडीशन आपकी है जिसमें कि आपका अल्फ़ा पहले नंबर पे आया है, इसको थोड़ा हाईलाइट करता हूँ मैं, पहले नंबर पे आया है, दूसरे नंबर पे आया है, इसको चेंज करने से ही हमारे सिस्टम के अंदर चेंज आ रहा है। क्या चेंज आ रहा है वो मैंने हाईलाइट किया है। यहाँ अल्फ़ा बार आ रहा है और यहाँ पे अल्फ़ा का बार बाहर आ रहा है। तो देखिए काफ़ी बड़ा अंतर इसके अंदर है। ये जो दो डेफिनेशन आपने सीखी हैं, तो ये जो कंडीशन आपके पास है इसको बोलते हैं लीनियर कंडीशन। लीनियर का मतलब होता है कि जो प्रोडक्ट आपने अल्फ़ा से करी है एक वेक्टर में, जो पहले नंबर पे है तो बाहर आ गया है, लेकिन दूसरे नंबर पे जो आपने प्रोडक्ट की फॉर्मेशन बनाई है नए सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो आपका अल्फ़ा बार बाहर आया। तो यहाँ पे केवल आपका अल्फ़ा बाहर आया है और यहाँ पे अल्फ़ा बार आया है। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं सेस्क्यू लीनियर। ये प्रॉपर्टी आपसे पेपर में पूछी जा सकती है। देखिए कोई भी किताब है आपकी या कोई भी टॉपिक है, जब तक उसका ओरिजिन आपको समझ में नहीं आएगा तो हमेशा माइंड में एक चीज़ अपसर्ट चलती रहेगी कि पता नहीं इसके अंदर, इस टॉपिक के अंदर चल क्या रहा है, कि ये चीज़ें क्यों डेवलप की गई हैं। तो इसलिए स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि स्टार्टिंग समझने में थोड़ा वक्त लग रहा है, लेकिन जैसे ही ये बात आपको समझ में आएगी, जितने लेक्चर्स टॉपिक के ऊपर हम बनाएंगे वो सारे आपको क्रिस्टल क्लियर दिखेंगे। आपको आगे तक दिखना शुरू हो जाएगा कि हाँ ये चीज़ भाई इस तरीके से सोच के बनाई गई थी। अब टॉपिक तो हमारा चल ही रहा है इनर प्रोडक्ट स्पेस का, और फैकल्टी जो आपको टीच करती है वो नेट गेट क्वालिफाइड होती है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी दिया गया है। कोई भी आपको मैथमेटिक्स के एग्जामिनेशन के बारे में जानकारी चाहिए, चाहे वो आपका नेट गेट से रिलेटेड है या फिर आपका जॉब से रिलेटेड है, TET PET के एग्ज़ाम है, या आपका NDA का, IIT का या IIT JAM का मैथमेटिक्स है, तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप अपनी क्वेरी को रिसॉल्व कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ऐप का लिंक दिया गया है आपको, वहाँ से ऐप के द्वारा भी आप हमारे से ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे 20,000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज चलाई जाती है TET PET के लिए, और लेक्चर कोर्स में शॉर्ट टेक्निक चीज़ें सिखाई जाती हैं। और टॉपिक कहाँ से डेवलप हुआ, किस तरीके से चल रहा है, वो इसी तरीके से एलोबरेट होता है जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट डेफिनेशन, नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए कि यहाँ पे हमने ये कहा था आपको कि अगर आपकी एंट्रीज कॉम्प्लेक्स नंबर से आ रही हैं तो आपका A डॉट B ये जो प्रोडक्ट है वो हम बार की फॉर्मेट में डिफाइन करेंगे, दूसरे वाले वेक्टर के ऊपर बार लगाएंगे। अब मैं इसका, जब रियल में काम कर रहे थे आप, तो A डॉट B को आपने बताया था कि ये B वेक्टर डॉट A वेक्टर होता है। अब मैं यहाँ पे B डॉट A करके देखता हूँ, तो देखिए यहाँ पे B1 आएगा और यहाँ पे A1 बार आएगा। अब चीज़ें थोड़ी सी रिफ्लेक्ट होंगी या चीज़ें थोड़ी सी बदलेंगी, इस चीज़ को आप देखें ध्यान से। B3 A3 का बार, क्लियर होगी बात ये। लेकिन यहाँ पे तो जो कंडीशन आपकी रियल में ऑपरेट हो रही थी कि A डॉट B बराबर है B डॉट A के, वो कंडीशन यहाँ पे ऑपरेट नहीं हो रही। ये दोनों आपको शो हो रही हैं कि दोनों बराबर नहीं हैं।
तो यहाँ पे एक कंडीशन देखिए, अब अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर का कंजुगेट ले लेता हूँ, तो कंजुगेट लेने से ए बार का बार ए हो जाएगा A1 और B1 के ऊपर बार आ जाएगा, फिर A2। ये प्रॉपर्टीज आपने कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर पढ़ रखी है। तो अब ये देखिए किसके बराबर आया, ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के बराबर आया। तो यहाँ से आपको कंफर्मेशन मिल गई कि नए सिस्टम के अंदर जो इक्वलिटी होल्ड कर रही है वो हमारी बार लेने के बाद होल्ड कर रही है। सीधे सीधे जो हमने ऊपर 12th वाला कंसेप्ट पढ़ा था उससे वो कंडीशन ऑपरेट नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें नए सिस्टम में आने के लिए कुछ नई चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। तो जब आपका फील्ड रियल नंबर को बिलोंग करता है और आपका फील्ड सी कॉम्प्लेक्स नंबर को बिलोंग करता है, एक तो ये वाली बात है क्योंकि वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ आप पढ़ते हैं, तो एक तो फील्ड हम स्टडी करेंगे ये आर पे काम करेगा या सी पे काम करेगा, दोनों के हिसाब से डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंज आएगा। उसके बाद वेक्टर के अंदर जो एंट्री आपकी आ रही है वो कहाँ से आ रही है। जैसे वेक्टर में हमने क्या किया, R3 लिया, R³ लिया, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री ली, तो यहाँ भी डिपेंड करेगा आपका जो आपका ABC जो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आपका ट्रिपलेट है ये एंट्री आपकी कहाँ से आ रही है। तो देखिए अगर यहाँ पे सेट ऑफ रियल नंबर का फील्ड है तो यहाँ पे R या उसका सबसेट काम करेगा। फील्ड हमारा उससे बड़ा हो सकता है कि जो हमारी एंट्रीज आती हैं। यहाँ भी आपको कई बार कन्फ्यूजन होता है कि ये जो एंट्रीज आपके पास आ रही हैं और फील्ड है उनमें क्या कनेक्टिविटी है। दूसरी बात देखिए, अगर ये हमारे पास डिपेंड कर रहे हैं किससे बिलोंग कर रहे हैं, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, तो अगर आप R लेंगे तो सिस्टम हमारा वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा। आपका जो फील्ड है उस फील्ड को क्या लेना पड़ेगा, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ही हमें लेना पड़ेगा। तो एंट्रीज कहाँ से आ रही है ये एक अलग कंसेप्ट है और आपका फील्ड क्या है ये थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है। कई बार चीज़ें आपको मिक्सअप दिखाई देती हैं, दोनों चीज़ें कभी कभी समान होती हैं, कभी कभी अलग अलग होती हैं। उसी के हिसाब से वेक्टर स्पेस बनेगा या नहीं बनेगा ये चीज़ें कन्फर्मेशन में आती हैं। तो मैं आपको ये बता रहा था कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में हमने क्या किया है, डॉट प्रोडक्ट को एक नए तरीके से डिफाइन कर दिया है जो कि ऊपर आपका लिखा हुआ है। इसी से ही सारा आपका जो इनर प्रोडक्ट स्पेस है उसकी डेफिनेशन, उसकी प्रॉपर्टीज़ वो सब यहीं से डेवलप हुई। अब यहाँ एक कंडीशन मैंने आपको क्लियर बता दी है कि A डॉट B लिखेंगे ब्रैकेट में, और अगर आपने क्रम बदल दिया तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको कंजुगेट लेना पड़ेगा। ये तब होगा जब आपकी एंट्रीज कॉम्प्लेक्स नंबर से होंगी। अगर आपकी एंट्रीज रियल नंबर से हैं तो आपका A डॉट B बराबर B डॉट A होता है। ये सेट ऑफ रियल नंबर के लिए वर्क करेगा। यही चीज़ सबसे महत्वपूर्ण है जहाँ से हमारी डेफिनेशन डेवलप हुई है। अब थोड़ा सा डेफिनेशन की तरफ चलते हैं जी, जहाँ से हमने आज कहानी शुरू करी थी। अब देखिए आपने जब ग्रुप थ्योरी पढ़ी थी, अब इसको ग्रुप से कनेक्ट करके देखते हैं। जब आपने ग्रुप थ्योरी पढ़ी थी तो आपने क्या कहा था कि ग्रुप के कोई दो एलिमेंट लेंगे, या बाइनरी ऑपरेशन की बात आपने करी थी कि यहाँ से दो एलिमेंट लें, उन्हें स्टार से ऑपरेट करें और वो एलिमेंट जो आए वापस C आ गया सपोज कीजिए तो वापस यहाँ जाना चाहिए। इसको आप नाम देते हैं बाइनरी ऑपरेशन का। अब यहाँ पे जब आपने 12th क्लास में, अब 12th की क्लास की बात छोड़ देते हैं, वेक्टर स्पेस के अंदर आपने दो चीज़ें पढ़ी थी। नंबर एक, एडिशन ऑफ वेक्टर कैसे होता है, नंबर अल्फा का B से मल्टीप्लाई, स्केलर का B से मल्टीप्लाई कैसे होगा। थर्ड नंबर की बात जो थी कि जो वेक्टर स्पेस के आपके जो एलिमेंट थे उनकी प्रोडक्ट आपने वहाँ पे डिफाइन नहीं करी थी। नंबर 4, किसी वेक्टर की लेंथ, आपकी V वेक्टर की लेंथ वहाँ पे डिफाइन हमने नहीं करी थी। तो दो कंसेप्ट हमने वहाँ पे स्टडी नहीं किए हैं और उसी को हमने 12th क्लास के साथ अटैच करके एक नई डेफिनेशन जनरेट करी है। अब आप क्या करेंगे, देखिए जब भी आपके पास हम किसी सेट से, जैसे बाइनरी ऑपरेशन में किसी सेट के दो एलिमेंट लेते हैं तो बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन भी यही कहती है कि G स्टार G से लेके इस सेट में दो एलिमेंट से लेके जो तीसरा एलिमेंट आएगा इसी में ही आएगा,
तो बाइनरी ऑपरेशन जो हमारे पास होता है वो कैसे होता है, जी क्रॉस जी से लेके जी में होता है। इसी तरीके से अब आप क्या कर रहे हैं, वेक्टर स्पेस में से 2 वेक्टर उठा रहे हैं, तो वेक्टर स्पेस में जब आप 2 वेक्टर उठाएंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने v क्रॉस v कार्टेशियन प्रोडक्ट किया है, और रिजल्ट आपको क्या चाहिए, आप एक इनकी प्रोडक्ट डिफाइन करना चाह रहे हैं, और आप चाह रहे हैं कि हमारे पास एक स्केलर आ जाए, वो v क्रॉस v से कहाँ जाएगा, f में जाएगा। ठीक है जी, तो यहीं से डेफिनेशन आपकी जनरेट हुई, ध्यान से देखिए। एन इनर प्रोडक्ट किस पे डिफाइन करेंगे, वेक्टर स्पेस पे। वो एक फंक्शन है, कहाँ से कहाँ तक, v क्रॉस v से लेके f तक। अब ये कहानी आपको क्लियर हुई जो मैंने यहाँ बताई है कि v क्रॉस v से हम f पे क्यों जा रहे हैं, क्योंकि जैसे हमने बाइनरी ऑपरेशन का कंसेप्ट समझा था कि 2 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट आपका नेचुरल नंबर है, तो फिर 2 नेचुरल नंबर आप कहाँ से लेंगे, तो ऑर्डर्ड पेयर में एक डेफिनेशन बना दी गई है। तो v क्रॉस v से लेके और f में क्या चल रही है, कंडीशन चल रही है, टू विच यूजिंग टू ईच ऑर्डर्ड पेयर, v क्रॉस v से जो आपके ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे किसके, एक्स वाई जो वेक्टर v को बिलोंग करते हैं, और उसके लिए आपके पास एक स्केलर आएगा, वो किसे मिलेगा, आपको f में मिलेगा। यानी कि ये प्रोडक्ट हमने इस तरीके से लिखी। अब देखिए जो ब्रैकेट यहाँ लगाया गया है उसको कुछ बुक में x, y करके लिखा गया है, और यहाँ पे उसको ऑर्डर्ड पेयर करके लिखा गया है। दोनों चीज़ें एक ही हैं, लेकिन ये सिंपल ऑर्डर्ड पेयर ना होके ये आपके पास इनर प्रोडक्ट की नई डेफिनेशन है। तो यहाँ भी कई बार ब्रैकेट में कन्फ्यूजन होता है कैंडिडेट्स को कि भाई किताब में कहीं पे ऐसे ब्रैकेट लग रहे हैं, कहीं पे ऐसे ब्रैकेट लग रहे हैं, तो दोनों चीज़ें आपकी सेम ही हैं। सच दैट किस तरीके से कि फॉलोइंग कंडीशंस की जो नीचे कंडीशन दी गई है वे सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो जो प्रॉपर्टी है, बुक्स में प्रॉपर्टी का ऑर्डर अलग अलग लिखा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, इसको नॉन नेगेटिव जो कंडीशन है इसको हम ए प्रॉपर्टी ले लेते हैं, कंजुगेट सिमेट्री को बी ले लेते हैं, और लीनियरिटी को सी ले लेते हैं। अब आपकी जो डेफिनेशन है उसको देखिए ध्यान से। पहली जो कंडीशन है नॉन नेगेटिविटी। नॉन नेगेटिविटी क्या कहती है, देखिए जब आप 12th क्लास में ए वेक्टर का ए वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आता है, और ये जो इक्वलिटी की कंडीशन है ये आपकी इफ एंड ओनली इफ पे डिफाइंड होती है। तो यही इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज बाय का साइन है कि यहाँ पे ये वेक्टर 0 तभी होगा जब हमारे पास ये वेक्टर 0 हो जाए। इस कंडीशन को एक तरीके से और लिख सकते हैं कि x और x का जो आपका प्रोडक्ट है वो ग्रेटर देन 0 रहेगा फॉर ऑल x इज नॉट इक्वल टू 0। यानी कि कभी भी आप नॉन जीरो वेक्टर लेंगे तो उनका खुद से जो प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0 रहेगा। तो इस डेफिनेशन को लिखने के 2 तरीके हैं, वो आपको बता दिए हैं। तो ए कंडीशन आपको क्लियर हो गई। सबसे पहले आप ये लिखेंगे और इसकी इफ एंड ओनली वाली जो कंडीशन है उसको देखेंगे। बी कंडीशन आपको हमने लिख के दिखाई है कंजुगेट सिमेट्री। इसका कारण मैंने आपको बता दिया, एक्स वाई इक्वल टू क्या आएगा, एक्स वाई का बार आएगा, जहाँ पे वाई एक्स का जो बार है वो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम सीधे पढ़ते हैं ना कि कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ले रहे हैं, तो जो नई डेफिनेशन मैंने डिफाइन करी थी आपको बताई थी अभी, a1 b1 का बार प्लस a2 b2 का बार, देख लेते हैं एक बार। ये जो कंडीशन थी ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी कि यहाँ पे आपका बी डॉट ए, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर वो बराबर नहीं आ रहा है किसके, ए वेक्टर डॉट पी वेक्टर के, क्योंकि हमने चीज़ें बदली हैं। तो यहाँ पे हमें कंजुगेट लेना पड़ा था, कंजुगेट लेने से हमारे प्रोडक्ट बराबर आ गए थे। तो वहाँ पे डेफिनेशन में इस प्रॉपर्टी को क्या किया है, इंक्लूड किया है। तो बी प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो गई। अब तीसरी जो कंडीशन है सी, तो सी कंडीशन आपके पास क्या है, लीनियरिटी। तो नॉन नेगेटिविटी हो गई, कंजुगेट सिमेट्री हो गई। अब बात आ गई लीनियरिटी की। लीनियरिटी का क्या मतलब है, हमने आपको समझाया था कि ए डॉट बी प्लस सी का मतलब क्या होता है, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, यानी कि प्रोडक्ट होती है दोनों में अंदर। तो इसी तरीके से यहाँ पे अल्फा एक्स बीटा वाई का प्रोडक्ट हम जेड से कर रहे हैं।
अब यहाँ पे अल्फा एक्स के साथ क्या आएगा, जेड आएगा, फिर अल्फा वहाँ से बाहर आएगा, फिर बीटा यहाँ से आएगा और उससे फिर वहाँ से बाहर आएगा। तो तीसरी जो कंडीशन है आपकी सी वाली, ये भी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट का मतलब ये है कि यहाँ से इम्पोर्टेंट तो तीनों ही है। क्यों है तीनों इम्पोर्टेंट? कि अगर एक भी फेल हो गई तो हमारा इनर प्रोडक्ट उस वेक्टर स्पेस पे नहीं बनेगी। अब मैंने इसको इम्पोर्टेंट कहा तो उसके पीछे ये वजह है कि आगे जो कुछ प्रॉपर्टीज हम बनाएंगे वो इसी के बेस पे बनाएंगे। तो यहाँ तक मैटर आपको क्लियर है जो मैंने आपको टीच किया, क्योंकि इस एक जो आज का लेक्चर है इसी के बेस पे हमारी पूरी चैप्टर की कहानी चलेगी, वो आपको अच्छी तरीके से समझ भी आएगी। अब देखिए 4 प्रॉपर्टी मैंने थोड़ा सा एक अलग तरीके से लिखी हैं, कहीं कहीं बुक्स में ऐसे भी लिखा हुआ है। ए पॉइंट मैंने आपको समझा दिया, बी पॉइंट मैंने आपको समझा दिया। अब सी पॉइंट, और जो हमारा सी पॉइंट था पहले, ध्यान से देखिए, ये कंबाइंड फॉर्म में लिखा हुआ था। जो सी वाला जो पॉइंट है, देखिए सी वाली जो कंडीशन लिखी हुई है मैंने हाईलाइट करी है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने एक लीनियर कॉम्बिनेशन लिया है अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई का, ठीक है जी। अब उस कंडीशन को हमने 2 अलग तरीके से लिख दिया है। हमने अल्फा यू इंटू वी लिखा, कोमा वी इनर प्रोडक्ट, तो अल्फा बाहर आ जाएगा। तो वो चीज़ आप डॉट प्रोडक्ट के हिसाब से समझिए, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि अल्फा की अगर पहले वेक्टर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 आता है, तो वहाँ से अल्फा कॉमन आता है। तो ये जो कॉमन लेने वाला जो कंसेप्ट है कि यहाँ से अल्फा कॉमन आएगा, वो जो इनर प्रोडक्ट आपने न्यूमेरिकली डिफाइन करी है वो वहाँ से बाहर आता है। क्लियर हो गई बात ये। दूसरी बात आपकी क्या है कि जो लीनियर की कंडीशन है वहाँ पे लीनियर कॉम्बिनेशन दिया गया था, यानी कि वहाँ पे C और D को मिला के एक कंडीशन बनाई गई थी। वो कंडीशन हमने U के साथ W अलग, V के साथ W अलग, ये लिख दी थी। कंसेप्ट क्लियर हो गया आपको ये। तो C और D के लिए आप कंडीशन अलग भी लिख सकते हैं और आप कंबाइंड फॉर्मेशन में एक भी लिख सकते हैं, अलग अलग भी लिख सकते हैं। अब इसमें आपकी जो प्रॉपर्टी B और C है, इसको ध्यान से देखिए। B और C की जो प्रॉपर्टी है उससे हम एक डेफिनेशन जनरेट करना चाहते हैं, एक कंडीशन देखना चाहते हैं कि अगर ये जो अल्फ़ा, जो C कंडीशन आपके पास है कि अल्फ़ा हमारे पास कहाँ हो जाए, V के पास हो जाए, तब क्या होगा। तब इस अल्फ़ा को बाहर निकालने के लिए अल्फ़ा ही बाहर आएगा। देखिए आप वेक्टर को u भी मान लें, एक्स वाई मान लें, सब चीज़ें सेम है, आपको माइंड में क्लियर होना चाहिए कि बेसिकली अल्फ़ा बीटा गामा ए बी सी स्मॉल में जो लेते हैं वो हम स्केलर से लेते हैं, यू वी एक्स वाई बहुत सारे हम वेक्टर से लेते हैं। तो ये सही है या गलत है, ये चीज़ आपको देखनी है। अब हम क्या करते हैं, जो डेफिनेशन हमने ऊपर आपको पढ़ाई है अलग अलग करके उसका यूज करते हैं। सबसे पहले जो बी कंडीशन आपके पास है जिसमें कि कंजुगेट सिमेट्री है, तो अल्फ़ा वी कोमा यू का आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे कंजुगेट आएगा। अब जिस भी तरीके से न्यूमेरिकली चलेगा, तो यहाँ पे जब आप अल्फ़ा वी के ऊपर आप ऑपरेट करेंगे तो अल्फ़ा बार बनेगा, जहाँ जहाँ उसके एलिमेंट्स आएंगे तो वो अल्फ़ा बार कॉमन आएगा। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी पहले लीनियर की कंडीशन के हिसाब से। तो वो अल्फ़ा बार यहाँ पे कॉमन आ जाएगा बाय द सी प्रॉपर्टी। तो एक में हमने क्या करा, कंजुगेट प्रॉपर्टी लगाई, बी प्रॉपर्टी, और सी प्रॉपर्टी में हमने अल्फ़ा बार को कॉमन ले लिया। किताब में जब आप पढ़ते हैं तो ये बात आपको क्लियर नहीं होती कि ये अल्फ़ा बार कॉमन कहाँ से आया। तो ये न्यूमेरिकली जो हमारी इनर प्रोडक्ट चल रही है, जो हमने आपको डॉट प्रोडक्ट पे करके दिखाई थी, वहाँ से बाहर आएगा। उसके बाद क्या बचा अंदर, ये आपका बी कॉमा यू का इनर प्रोडक्ट और वो आपका बार और अल्फ़ा बार, और जब इसको हम उल्टे क्रम में लिखेंगे तो ये u और v रहेगा। क्लियर हो गई बात आपको। तो अब यहाँ पे डेफिनेशन क्या बनी उसको मैंने हाईलाइट कर दिया है कि अगर दूसरे एलिमेंट में, मैंने कहा था सही है गलत है, तो ये चीज़ गलत है। सही क्या है उसको देख लीजिए कि अगर आप यहाँ पे दूसरे एलिमेंट के साथ, दूसरे एलिमेंट में यहाँ पे अल्फ़ा की मल्टीप्लाई करेंगे
थोड़ा लाइट हो गया तो मैंने इसको लिख दिया है दोबारा। अगर यहाँ पे अल्फ़ा की मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे एलिमेंट में तो अल्फ़ा का बार कॉमन आएगा, यानी कि दूसरे नंबर से जब अल्फ़ा आपका बाहर आएगा तो अल्फ़ा बार की कंडीशन में बाहर आएगा। ये चीज़ आपको क्लियर कट आनी चाहिए। अब देखिए एक लाइन मैंने ऊपर लिखी थी कि वो लीनियर होगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, मैंने हाईलाइट कर दिया है। और दूसरा हाईलाइट देखिए, अब आपका कंजुगेट लीनियर होगा क्योंकि अल्फ़ा का बार कॉमन आ रहा है, तो कंजुगेट होता है, कंजुगेट लीनियर होता है सेकंड कोऑर्डिनेट में। तो ये जो प्रॉपर्टी आपकी बन रही है, लीनियर इन फर्स्ट कोऑर्डिनेट और कंजुगेट लीनियर इन द सेकंड कोऑर्डिनेट, ये सब चीज़ें आपसे इंटरव्यू में जहाँ भी अप्लाइड होता है पूछी जाती है। तो ये जो कंडीशन आपकी बात आ रही है इसको हम बोलते हैं सेस्क्यू लीनियर कंडीशन। और सेस्क्यू लीनियर का मतलब होता है एक चीज़ पूरे में चल रही है, 1.5 को अगर आप इसका डिक्शनरी मीनिंग देखेंगे तो सेस्क्यू जो न्यूमेरिक नंबर है उसका मतलब होता है 1.5। तो चूंकि ये पूरा पूरा बाहर नहीं आ रहा, मतलब अल्फ़ा बाहर तो आ रहा है लेकिन उसके साथ उसका कंजुगेट भी हमें लगाना पड़ रहा है। तो कुछ चीज़ हमने नई ऑपरेट करी है, इसको सेस्क्यू लीनियर प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, इस कंडीशन को जो मैंने आपको बताई है। तो यहाँ तक की कहानी आपको क्लियर हुई होगी काफ़ी कुछ। और यहाँ एक स्पेशल कंसेप्ट है कि अगर आपका फील्ड सी ना होके यहाँ पे रियल हो जाए तो ये जो कंडीशन आएगी रियल वाली u कॉमा अल्फ़ा वी, तो यहाँ पे आपका अल्फ़ा ही बाहर आएगा क्योंकि u का अल्फ़ा का जो कंजुगेट होगा वो अल्फ़ा के बराबर आएगा। तो ये जो कंडीशन बनती है ये फिर बाय लीनियर बन जाती है। एक चैप्टर आपका बाय लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का भी है, तो वो यहीं से कनेक्ट होकर चलता है। फिर अगर आपने ये चीज़ पढ़ रखी है कि पहले कोऑर्डिनेट में लीनियर होने का क्या मतलब है, ऊपर डिफाइन करा है, और दूसरे कोऑर्डिनेट में लीनियर का जो कंसेप्ट है वो रियल में तो लीनियर ही होता है जैसे मैंने आपको यहाँ बताया, और यहाँ पे कंजुगेट लीनियर होता है। तो यहाँ तक का जो कंसेप्ट है वो आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखिए, हमें जीरो का जीरो से इनर प्रोडक्ट निकालना है। अब देखिए जीरो हमारे पास वेक्टर है तो जीरो वेक्टर को जीरो प्लस लिख सकते हैं, जीरो प्लस जीरो। फिर आपके पास जो कंडीशन है लीनियर वाली कि पहले के साथ अलग लिखेंगे और दूसरे के साथ आप इसको अलग लिखेंगे। तो यहाँ से कंडीशन बनी है आपका एक ट्वाइस हो गया, और ट्वाइस के बाद आप इसको इधर ले जाएं तो यहाँ से कंडीशन क्या बनेगी आपकी कि ये वैल्यू आपके पास क्या आएगी, जीरो आएगी। यानी कि जीरो वेक्टर के साथ जो प्रोडक्ट आएगी आपका वो जीरो स्केलर आएगा, क्योंकि हमारी जो इनर प्रोडक्ट वाली जो मैपिंग है वो वी क्रॉस वी से लेके कहाँ जा रही है, एफ में जा रही है। और एफ क्या है, हमारा फील्ड है। अब देखिए नॉर्मल जो हमारा लेक्चर होता है वो आपका 40 मिनट का होता है, तो 2 मिनट शेष है। कुछ चीज़ें मैंने लिखी हैं उनको आप देखिए ध्यान से। यहाँ पे v ओवर एफ आपका फील्ड जो है रियल नंबर का है तो उसको रियल इनर प्रोडक्ट स्पेस बोलेंगे। फील्ड अगर कॉम्प्लेक्स का होगा तो उसको कॉम्प्लेक्स इनर प्रोडक्ट स्पेस बोलेंगे। जनरली जो हम वेक्टर स्पेस लेते हैं उसमें n टपल का जो आपका वेक्टर स्पेस होता है जिसमें एलिमेंट आपके कैसे होते हैं ब्रैकेट में x1 x2 से लेकर xn तक होते हैं, जैसे आपका 3D पढ़ते हैं 2D पढ़ते हैं इस तरीके से। तो उसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, यूक्लिडियन स्पेस बोलेंगे, क्योंकि यूक्लिड ज्योमेट्री के नाम पे चीज़ रखी गई है। दूसरा अगर v हमारे पास क्या है, c की पावर n है, c क्रॉस c है n टाइम्स, तो इसको हम यूनिटरी से, इसका नाम जो रखा गया है यूनिटरी स्पेस रखा गया है, क्योंकि जो चीज़ें हमारे पास कंजुगेट से कनेक्ट होती हैं उसको हम यूनिटरी में ले जाते हैं। जैसे आपने यूनिटरी मैट्रिक्स पढ़ी होगी, जैसे हर्मिशियन मैट्रिक्स पढ़ी है उसमें यूनिटरी मैट्रिक्स भी पढ़ी होगी, तो वहाँ से ये नाम लिया गया है। तो थोड़ा सेंस के हिसाब से भी आप देखेंगे तो काफ़ी चीज़ें आपको कनेक्ट होंगी। यहाँ पे यूक्लिडियन स्पेस के अंदर x डॉट y का मतलब यानी कि जो वेक्टर हैं, मैंने आपको बताया था वेक्टर को u v से भी दिखा सकते हैं, x y से भी दिखा सकते हैं, और कुछ जगह अल्फ़ा बीटा से भी दिखाते हैं किताब में। तो आप केवल ये ध्यान रखें कि ये वेक्टर्स हैं,
तो प्रोडक्ट क्या करेंगे अब इसमें, जैसा आपको बताया था A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, इसी प्रकार से हमारा जो X1 Y1 प्लस X2 Y2 प्लस Xn YN, और यहाँ पे XY का जो डॉट प्रोडक्ट आएगा किसमें, यूनिटरी में, वो X1 Y1 का बार, X2 Y2 का बार और Xn YN का बार आएगा। उसके बाद कुछ इनर प्रोडक्ट स्पेस की जो स्टडी कर रहे हैं उनमें देखिए C ऑफ AB, ये आपके कॉम्प्लेक्स वैल्यूड क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है। सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शन वेक्टर स्पेस है। तो एफ और जी का जो इनर प्रोडक्ट है वो इंटीग्रेशन A टू B fx और gx का बार। अगर ये रियल वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शन होंगे तो gx बार की जगह केवल gx लिखा जाएगा। ये आपको आगे भी एग्जाम्पल्स में बताएंगे। फिर आप मैट्रिसेस का सेट लेते हैं और देखते हैं कि इनर प्रोडक्ट इस पर डिफाइन कर रहे हैं, ट्रेस ऑफ B स्टार इंटू A, और B स्टार है B का बार। B का बार का मतलब वही है कि कंजुगेट मैट्रिक्स बनानी है, सभी एलिमेंट को उसके कंजुगेट से क्या करना है, रिप्लेस करना है। और इस इनर प्रोडक्ट को फ्रोबिनियस इनर प्रोडक्ट भी बोला जाता है। तो आज के इनर प्रोडक्ट स्पेस के लेक्चर में काफ़ी सारी चीज़ें हमने आपको बताई, कहाँ से चीज़ें डेवलप हुई। अब आके इनके एग्जाम्पल्स और प्रॉपर्टीज़ के ऊपर काम करेंगे। अभी देखिए हमने केवल फर्स्ट पेज आपको स्टडी कराया है, और फर्स्ट पेज की स्टडी करने के लिए, डेफिनेशन की स्टडी करने के लिए अच्छी चीज़ और बता देते हैं। नीचे दिया रह गई है वेक्टर स्पेस V, और उसको हम क्या कहेंगे, इनर प्रोडक्ट स्पेस कहेंगे अगर उसके ऊपर एक इनर प्रोडक्ट डिफाइन हो रही होगी। स्पेसिफाइड का मतलब है उसी के साथ कनेक्ट होकर चलेगी। तो ये आपका इनर प्रोडक्ट स्पेस हो गया। तो वेक्टर स्पेस के साथ एक नई चीज़ जोड़ के, एक ऑपरेशन जोड़ के हमने क्या बनाया, इनर प्रोडक्ट स्पेस बनाया। उसके लिए हमने इन सब चीज़ों की स्टडी करी है, और इन सब चीज़ों को कनेक्ट करने के बाद हमें ये समझ में आया कि आपका जो इनर प्रोडक्ट स्पेस है उसको क्यों बनाया गया था। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में एग्जाम्पल्स और कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी स्टडी करेंगे। धन्यवाद।